क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 10 जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ओके, ग्रेविटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये फिजिक्स के अंदर इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत मतलब पूछी जाती है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशन। ओके, क्या होता है। In chapter 8 and 9 we have learned about the motion of object and force has the causes of motion. चैप्टर 8 और 9 के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ा था। तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट का मोशन क्या होता है। मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट जो होता है, यदि उसकी प्लेस ये है और ओके स्टार्टिंग प्लेस ये है, पोजीशन उसकी ये है, और फिर यदि कुछ समय बाद वो ऑब्जेक्ट अगर चल के मतलब उसका मूवमेंट होके वो अगर ये दूसरी पोजीशन पे आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हुआ है, मोशन। मतलब क्या हुआ है, मतलब हम उसको समझा सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हुआ है, मोशन हुआ है। ओके, एंड फोर्स एज द कॉजेज ऑफ मोशन। और फोर्स का जो मेन मतलब जो मोशन जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर किसकी वजह से होता है, फोर्स की वजह से होता है। विदाउट फोर्स जो होते हैं वो मतलब मोशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। We have learned that a force is needed to change the speed of the direction of motion of an object। मतलब हमने ये भी पढ़ा है कि जो फोर्स जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन जो होती है उसकी हम मतलब क्या कर सकता है, उसके डायरेक्शन को बदल सकता है या फिर उसकी स्पीड जो होती है वो उसको चेंज कर सकता है। ओके, स्पीड को चेंज कर सकता है या फिर उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है मतलब ऑब्जेक्ट के मोशन की जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकता है, या फिर जो उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन हो रहा है उसकी स्पीड को बदल सकता है। तो कैसे आप इस चीज को प्रूव कर सकते हैं, जैसे सपोज आपने क्या लिया है, एक ऑब्जेक्ट लिया है। ओके, ये एक सपोज एक ऑब्जेक्ट है। ओके, तो अब क्या करा है कि यदि आपने फोर्स जो है अगर इस डायरेक्शन के अंदर अप्लाई करा है तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर क्या करेगा, मूव कर जाएगा। सपोज आपने ऐसे स्ट्रेट लाइन के अंदर मतलब मोशन मतलब इसके ऊपर फोर्स लगाया है, तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो इस तरीके से क्या करेगा, मूव करेगा। तो मतलब फोर्स आप किस डायरेक्शन में लगाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो होता है उस ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन जो होता है वो उसी डायरेक्शन के अंदर होता है। क्लियर। अब स्पीड कैसे होगी, स्पीड कैसे होता है कि जैसे जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन करने की जो स्पीड होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर। तो अब हम आगे चलते हैं। वी ऑलवेज ऑब्जर्व दैट एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट फॉल्स टुवर्ड द अर्थ। मतलब हम हमेशा ये चीज देखते हैं कि मतलब यदि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करोगे, यदि किसी मतलब हाइट से गिराओगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हो, तो हमेशा जो वो जो चीज होती है मतलब वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, नीचे की तरफ ही क्या होता है, गिरता है। मतलब अर्थ की तरफ ही क्या करता है, वो उसका फॉल डाउन होता है। तो वी नो दैट ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो सन जो होते हैं उसके चारों तरफ क्या करते हैं, प्लैनेट्स जो होते हैं वो घूमते रहते हैं। ओके, इसी तरीके से द मून गोज अराउंड द अर्थ। इसी तरीके से जो मून जो होता है वो अर्थ के चारों तरफ क्या कर लेता है, चक्कर लगाता है। इन ऑल दीज केसेस देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, द प्लैनेट्स एंड द मून। मतलब इन सभी केसेस के अंदर मतलब क्या है कि मतलब इन सभी केसेस के अंदर ये तो हमें कुछ ना कुछ पता चलता है कि मतलब इन ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ना कोई जो है वो फोर्स क्या हो रहा है, वर्क कर रहा है। ओके, उसकी वजह से ही क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि आप ऊपर से नीचे करेंगे, ऊपर से नीचे डालेंगे तो वो हमेशा नीचे की तरफ जाएगी। और इसी तरीके से जो मतलब प्लैनेट्स जो होते हैं वो सन की तरफ चक्कर काटते हैं, और जो मून जो होती है वो क्या करती है, अर्थ के चारों तरफ घूमती है। मतलब इन तीनों का रीजन जो है वो एक फोर्स है जिसकी वजह से क्या होता है, ये सारे मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर ये सब कुछ हमें दिखाई देता है कि क्यों होता है। Isaac Newton could grasp that the some force is responsible for all this। मतलब this force is called the gravitational force। तो जो इजाक न्यूटन करके साइंटिस्ट थे उन्होंने मतलब इस चीज को मतलब बता दिया था कि मतलब एक फोर्स है जो वो इन सभी चीजों के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। ओके, उस फोर्स को उन्होंने क्या कहा, ग्रेविटेशनल फोर्स का। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही क्या होता है, मतलब कोई भी चीज आप ऊपर से नीचे डालोगे तो नीचे आएगी, और सारे प्लैनेट्स जो होते हैं वो सन की तरफ क्या करेंगे, घूमेंगे।
और इसी तरीके से जो मून जो होता है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटता है। इन तीनों का रीजन क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो आपके इस पैराग्राफ में से क्या क्वेश्चन बन सकता है? एक तो नॉर्मल की ऑब्जेक्ट के अंदर जो मोशंस जो होता है वो किसकी वजह से होता है, उसका रीजन क्या है? फोर्स है। यदि आप मतलब ऑब्जेक्ट का मोशन जो होता है वो किस किस के ऊपर मतलब किसके ऊपर डिपेंड करता है? फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और क्या वो किसी भी मतलब मोशन की जो स्पीड है और डायरेक्शन जो है उसको चेंज कर सकता है? तो ऑब्वियसली चेंज कर सकता है। ओके, और ये जो तीनों मैंने आपको ये तीनों केसेस बताए हैं अभी, सन वाले, प्लैनेट्स वाला, मून वाला, और आप कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे डालेंगे तो इसके लिए कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल है? तो वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसमें से इस तरीके का क्वेश्चंस बनेगा। ओके, इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट ग्रेविटेशन एंड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस चैप्टर के अंदर आप क्या क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के बारे में, दूसरा पढ़ेंगे ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ। ओके, ये चीज कंप्लीट करेंगे हम। वी शैल डिस्कस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। और इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन जो होता है ना, क्या वो मतलब अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। ओके, इसको भी समझेंगे इसके अंदर। मतलब इसके अंदर कुल मिला के ये जो पॉइंट है ना, मतलब इसके अंदर हम ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, वी शेयर स्टडी हाउ द वेट ऑफ बॉडी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो बॉडी का, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो बॉडी का जो मास वेट होता है वो अलग अलग जगह पे प्लेस टू प्लेस जो होता है वो चेंज क्यों होता है। ओके, फिर फोर्थ टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वी शैल आल्सो डिस्कस द कंडीशन फॉर ऑब्जेक्ट टू फ्लोट इन लिक्विड। मतलब यदि आप लिक्विड के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को डालते हैं तो वो क्या करती है? फ्लोटिंग करती है। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टी जो होती है ना, इसको जो फ्लोट करने की जो प्रॉपर्टी होती है इसको बायोन्सी कहते हैं। तो इस मतलब इस टॉपिक को भी हम इस टॉपिक के मतलब चैप्टर के अंदर क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। ओके, तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर? एक तो ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, दूसरा ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ पढ़ेंगे, तीसरा हम ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे, फोर्थ हम पढ़ेंगे कि जो बॉडी का जो वेट होता है वो प्लेस टू प्लेस वेरी क्यों करता है, अलग अलग क्यों होता है अलग अलग जगह पे, जबकि ऑब्जेक्ट क्या है? सेम है। फिफ्थ हम पढ़ेंगे बायोन्सी के बारे में। तो ये सब टॉपिक हम जो है इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं? कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन ही हमारे इस चैप्टर का नाम है, जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है कि ग्रेविटेशन होता क्या है। वी नो दैट द मून गोज अराउंड द अर्थ। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मून जो होता है ना, वो किसके चारों तरफ चक्कर काटती है? अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटती है। ओके, आप देखेंगे कि ये जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। An object when thrown upwards reaches a certain height and then falls downward. An object, आप कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट ले लो, बॉल ले लिया सपोज आपने, और आप उसको क्या करोगे? ऊपर की तरफ फेंकोगे, तो आप देखोगे कि पहले तो वो क्या होगी? कुछ हाइट के ऊपर क्या करेगा? ऊपर की तरफ जाएगा, और फिर वापस से क्या होगा? नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, इट इज सेड दैट व्हेन न्यूटन वाज सिटिंग अंडर अ ट्री एन एप्पल फेल ऑन हिम। ऐसा मतलब न्यूटन ने भी कहा था कि जब न्यूटन जब एक पेड़ के नीचे बैठे थे ना, तो उन्होंने कहा था कि मतलब जो एप्पल जो है वो पेड़ से टूटा और उनके ऊपर वो क्या हुआ? वो आके गिर गया। द फॉल्स ऑफ द एप्पल मेड न्यूटन स्टार्ट थिंकिंग। मतलब ये एप्पल का नीचे गिरना ये इसने न्यूटन को सोचने पे क्या कर दिया? मजबूर कर दिया कि ये जो एप्पल होती है वो नीचे ही क्यों आके गिरती है, वो ऊपर की तरफ फ्लाई क्यों नहीं करती है। तो मतलब ये उनके लिए एक मतलब क्या हो गया? ये न्यूटन के लिए एक क्वेरी हो गया जिसको उनको क्या करना था? सॉल्व करना था। ही थॉट दैट, वो सोचते रहे, इफ द अर्थ कैन अट्रैक्ट एन एप्पल कैन इट नॉट अट्रैक्ट द मून। मतलब जो एप्पल है वो नीचे गिरी, तो उन्होंने सोचा कि मतलब जो एप्पल जो है उसको किसने अट्रैक्ट किया है? अर्थ ने क्या करा है? उसको अट्रैक्ट किया। ये जो एप्पल है वो नीचे गिर रही है क्योंकि अर्थ ने उसको क्या किया है? अट्रैक्ट किया है। वो ऐसा सोचते थे। तो ये जैसे ये फिर उन्होंने बोला कि कैन इट नॉट अट्रैक्ट द मून, तो क्या अर्थ जो है वो मून को अट्रैक्ट नहीं करती है? नहीं कर सकती है कहने का मतलब। तो वो इसके बारे में ये दोनों क्वेश्चंस जो है उनके मन में चलते रहे। इज द फोर्स द सेम इन बोथ केसेस? क्या दोनों ही कंडीशन के अंदर जो है वो फोर्स जो है वो सेम लगते हैं? तो वो भी मतलब ये उनके मन में क्या था? एक क्वेश्चन था। क्लियर?
अब हम देखते हैं कि ही कंजेक्टर्ड दैट द सेम टाइप ऑफ फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल इन बोथ द केसेस। उनको ऐसा महसूस होता था कि दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या है कि एक ही तरह का फोर्स जो है वो क्या होता है, मतलब रेस्पॉन्सिबल होता है। मतलब जो एप्पल होती है उसका जो नीचे गिरने के अंदर क्या होता है, उसके अंदर भी एक फोर्स लगता है, और ये जो मून जो होती है वो नीचे की तरफ तो नहीं गिरती है लेकिन सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करती रहती है, तो उसके अंदर भी क्या होता है, मतलब इस कंडीशन में भी क्या होता है, अर्थ जो होती है वो कोई ना कोई फोर्स जो है उसको लगाती है। तो वो उस फोर्स के बारे में क्या थी उनकी क्वेरी थी। ही आर्ग्यूड दैट ईच पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट, उनका ये मानना था कि मतलब जो मून जो है वो क्या करते हैं, मतलब सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर जब वो मूव करता है तो अर्थ क्या मतलब जो अर्थ होती है उस मून को हर पॉइंट के ऊपर क्या करती है, अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। इसकी वजह से क्या होता है कि वो उसका जो मोशन जो होता है वो सर्कुलर में रहता है और स्ट्रेट लाइन में नहीं हो पाता है, क्योंकि अर्थ जो होती है उसकी अर्थ की मतलब अर्थ जो होती है वो मून के ऊपर क्या करती है, एक फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से उसका जो मोशन जो होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है। ओके, तो ये उन्होंने बताया था। तो इस फोर्स के मतलब एक फोर्स है कोई ना कोई वहां पे। ओके, तो अब हम देखते हैं कि सो इट मस्ट बी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ। इसी फोर्स की वजह से क्या होता है कि जो मून जो होती है वो अर्थ से क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। बट वी डू नॉट रियली सी द मून फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ, इसीलिए हम कभी भी मून को जो है वो अर्थ की तरफ गिरते हुए नहीं देखते हैं। क्यों? मतलब गिरनी चाहिए थी लेकिन नहीं देखते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये मून है, चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो मतलब ये अर्थ है, किसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, मून, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो ये जो अर्थ है वो मून को क्या कर रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का एक फोर्स लगा रही है। ओके, तो इस फोर्स के बारे में ही हम क्या करेंगे, मतलब इस फोर्स को समझने के लिए ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक्टिविटी जो है वो करेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि वो अर्थ जो होती है वो मून के ऊपर, एप्पल के ऊपर कौन सा फोर्स जो है वो अप्लाई कर रही है। ओके, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ द मून रिकॉलिंग एक्टिविटी 8.11। मतलब हमें ये मून का जो सर्कुलर पाथ के अंदर जो मोशन जो होता है उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं। ये आपकी बुक में दी गई है एक्टिविटी 10.1। इसमें आपको क्या करना है, एक लेना है, टेक अ पीस ऑफ थ्रेड, एक ये थ्रेड लेना है, ये आपका थ्रेड हो गया। ओके, टाई अ स्मॉल स्टोन एट वन एंड, इसके एक एंड पे क्या डाल देना है, ये स्टोन बांध देना है, तो ये है स्टोन। ओके, ये स्टोन क्लियर। और होल्ड द अदर एंड ऑफ द थ्रेड, और इस थ्रेड का जो दूसरा हैंड जो है उसको आपको अपने हाथ से क्या रखना है, पकड़ के रखना है। एंड वर्ल्ड, और इसको क्या करना है, गोल गोल घुमाना है, इट राउंड, गोल गोल घुमाना है। ओके, जैसे इस फिगर में आपको दिखाया गया इस तरीके से। नोट द मोशन ऑफ द स्टोन, फिर मोशन मतलब जो जब आप उसको घुमाओगे ना तो उस स्टोन का मोशन देखोगे तो किस पाथ में होगा, जब आप इसको गोल गोल घुमाओगे तो कौन से पाथ में होगा, सर्कुलर पाथ के अंदर मोशन होगा। क्लियर। रिलीज द थ्रेड, आप क्या करोगे, अब इस धागे को मतलब घुमाना छोड़ दोगे। तो अगेन नोट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द स्टोन, जब हम इस थ्रेड को घुमाना छोड़ देंगे ना तो उसका जो मोशन जो होगा उस स्टोन का कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन हो जाएगा। ओके, कौन से डायरेक्शन मतलब मोशन होगा, वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन होगा। ओके, तो ये हमने यहाँ पे क्या करें हैं, दो मोशन पढ़ लिए हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन के अंदर और दूसरा सर्कुलर मोशन। ओके, स्टोन का इस एक्टिविटी में अभी तक हमने ये देखा है, लेकिन इसका कंक्लूजन क्या है इस एक्टिविटी को करने का, उसको हम देखते हैं। अब हम बिफोर द थ्रेड इज रिलीज्ड, Before the thread is released, the stone moves in a circular path with a certain speed and changes direction at every point. The change in direction involves change in velocity और acceleration. आप देखेंगे कि जब आपने क्या करा था, इस थ्रेड को क्या करा था, मतलब गोल गोल घुमाया था, तो इसके अंदर क्या हुआ था, घुमा मतलब तो कंडीशन के अंदर क्या हो रहा था कि ये जो स्टोन जो है वो क्या कर रहा था, सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा था। ओके, जब ये स्टोन यहाँ पे था तो इसकी जो डायरेक्शन थी वो कैसी थी, इस तरीके से थी। ओके, जब ये स्टोन आप घुमाते घुमाते यहाँ पे लेके आ गए तो इसकी डायरेक्शन कैसी हो गई, इस डायरेक्शन में हो गई। ओके, जब आप यहाँ पे लेके आए तो इसकी डायरेक्शन कैसी हो गई, इस डायरेक्शन में गई। जहाँ जब ये स्टोन यहाँ पे आया तो इसकी डायरेक्शन कैसी थी, ऐसी थी। ओके, और जब ये स्टोन यहाँ पे आया तो वापस की डायरेक्शन कैसी हो गई। तो आप देखेंगे कि जब सर्कुलर पाथ के अंदर ये स्टोन मूव कर रहा ना तो हर टाइम इसकी जो डायरेक्शन जो रही है वो चेंज हो रही है। ओके, डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ में क्या हो रहा है, इसकी जो वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ,
उसकी जो स्पीड जो होती है उसके अंदर भी क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। ओके, स्पीड में चेंजेस होने की वजह से उसके अंदर क्या हो गया, एसिलरेशन जो हो गया वो डेवलप होता है। एसिलरेशन तभी होता है जब वेलोसिटी के अंदर क्या होता है, चेंजेस आते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि द फोर्स दैट कोजेज दिस एसिलरेशन एंड कीप्स द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ is acting towards in the center, this force is called the centripetal force। ओके, तो इस मतलब एक्टिविटी में हमने ये देखा कि मतलब ये जो मतलब इस एक्टिविटी के अंदर क्या होता है कि एक फोर्स जो होता है, ये जो पूरी की पूरी एक्टिविटी जो है एक फोर्स की वजह से हो रही है। ओके, फोर्स की वजह से उस स्टोन का क्या हो रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है, उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंजेस आ रहा है, एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। तो वो जो फोर्स जो होता है वो कहाँ से पैदा होता है, वो सेंटर से क्या होता है, मतलब डिराइव होता है। ओके, उस सेंटर से क्या मतलब वो सेंटर से क्या होता है, किसी मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर लगता है। ओके, मतलब ये स्टोन के ऊपर लग रहा है और इस सेंटर से ये जो फोर्स लगता है इसकी वजह से ही वो स्टोन जो होते हैं वो सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करता है, मूव करता है। ओके, तो कुल मिला के इसका मतलब ये हो गया कि एक फोर्स जिसकी वजह से क्या होता है, एसिलरेशन होता है। ओके, एसिलरेशन की वजह से क्या होगा कि वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो सर्कुलर पाथ के अंदर क्या होगा, मतलब मूव करेगा और ये जो फोर्स जो होगा वो हमेशा क्या होगा, सेंटर से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगा। तो इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं या सेंटर सीकिंग फोर्स कहते हैं। तो इसका नाम भी इसी तरीके से दिया गया है क्योंकि ये फोर्स जो है कहाँ से लग रहा है, सेंटर से लग रहा है, इसीलिए इसके जो नाम है उसके अंदर सेंट्रीपिटल, सेंटर सीकिंग वर्ड जो है वो यूज किया गया है। तो इसके मतलब इस एक्टिविटी को करने का मतलब ये है कि हमें ये एक्टिविटी करने का मतलब ये है कि ये समझाना है कि जो मून जो होता है वो जो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है वो किसकी वजह से करता है, वो करता है अर्थ के सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। अर्थ जो होती है वो मून के ऊपर क्या करती है, एक फोर्स लगाती है। ओके, उस फोर्स की वजह से क्या होता है कि वो क्या होता है, सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है और उस फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो इसका मेन एक्टिविटी का यही मतलब है कि इस इस मतलब इस कुल मिला के इस एक्टिविटी से हमें क्या समझाना है कि एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में समझाना है और उससे ये समझाना है कि जो अर्थ जो होती है वो मून के ऊपर एक फोर्स लगाती है और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। क्लियर। अब ये बताया कि इन द एब्सेंस ऑफ दिस force the stone flies off along a straight line, this straight line will be tangent to the circular path। अगर ये फोर्स ना हो ना, सर्कुलर फोर्स सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो, जो स्टोन्स जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या करेगा, मूव करेगा। ओके, तो ये कंडीशन जब आती है कि जब आपने उस थ्रेड को क्या करा, घुमाना छोड़ दिया था। ये कंडीशन तब आएगी कि जब आप उस थ्रेड को क्या करेंगे, घुमाना छोड़ देंगे, तो जो वो स्टोन्स जो होगा ना वो स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या करेगा, मूव करना चालू कर देगा। और ये स्ट्रेट लाइन को आप कैसे देख सकते हो, जैसे सर्कल का आप देखते हो ना, जैसे टेंजेंट होता है, तो मतलब उस तरीके से वो स्टोन जो होता है वो एक टेंजेंट की जैसे एक स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या करेगा, मूवमेंट को क्या करेगा, शो करेगा। अब टेंजेंट अगर आपको नहीं मतलब पता है तो ये होती है एक स्ट्रेट लाइन होती है दैट मीट्स द सर्कल ऑफ वन एंड ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड एज टेंजेंट टू द सर्कल। ओके, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन होती है जो सर्कल की क्या करती है, एक किसी भी पॉइंट पे क्या होती है, मिलती है। ओके, और इस लाइन को आप क्या करेंगे, इस लाइन को क्या बोलेंगे, उस सर्कल का टेंजेंट कह देते हैं। ओके, तो आप देखेंगे कि ये AC एक लाइन है जो क्या कर रही है, इस सर्कल के B पॉइंट पे मिल रही है। तो यहाँ पे टेंजेंट क्या हो गया है, मतलब ABC इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट B, मतलब ABC एक टेंजेंट है जो सर्कल के B पॉइंट के ऊपर मिलता है। इससे हमें कुछ नहीं सीखना है, हमें तो बस इससे ये पता चला है कि यदि सेंट्रीपिटल फोर्स अगर एब्सेंट होगा तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशंस जो होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन के अंदर होता है। क्लियर, तो इससे हमें यही समझना है अभी। अब यहाँ पे यही बताया है, ये जो हमने एक्टिविटी करी ना उसका रिजल्ट बता दिया है कि द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब किसी भी मून का किसी भी अर्थ के चारों तरफ जो मोशंस जो होता है वो किसकी वजह से होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होता है। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो अर्थ का मतलब एक तरह का क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स ही होता है, जिसमें अर्थ क्या करती है, उसको एक फोर्स से मून को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करके रखती है। ओके, और ये अट्रैक्ट जो होता है ना,
इस अट्रैक्शन की वजह से ही क्या होता है, वो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है। इफ देयर वर नो सच फोर्स, अगर इस तरह का कोई फोर्स ना हो, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो, तो मून वुड परस्यू अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। तो मून कैसा मोशन जो है वो शो करेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन जो होगा वो शो करेगा। इसमें ये क्वेश्चन आता है वाई वाला। ओके तो मतलब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि मून का जो मोशन जो होता है वो सर्कुलर मोशन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, आपको समझाना है। ओके वाई वाला इसका अंदर क्वेश्चन आएगा, या एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन आता है। इट इज सीन दैट द फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ। मतलब आप देखते हैं कि कोई भी जो एप्पल्स जो होती है, कोई भी पेड़ से गिरने वाली जो एप्पल होती है, वो मतलब हमेशा नीचे की तरफ ही होती है, मतलब अर्थ की तरफ ही क्यों अट्रैक्ट होती है। डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ इफ वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टूवर्ड्स एन एप्पल, वाई। तो मतलब इसका ये बताना है कि हमें थोड़ा सा बचा हुआ तो मैं लिख रही थी ना, एफ इक्वल टू एम ए। तू पढ़ता क्यों नहीं है? पांचों पढ़ लिए, लर्न हो गए तो लर्न कर उनको। आमद बाबरी के इधर मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ, तो मैं बोलू ना कि छोटू तो पढ़ा। कहने का मतलब ये है कि जिसका मास ज्यादा होगा, जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा, वो ज्यादा फोर्स जो है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगा सकती है। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि यहाँ कंपैरिजन किसका हो रहा है, एक तो एप्पल का हो रहा है। एप्पल का कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं, अर्थ से कर रहे हैं। तो इन दोनों कंडीशन के अंदर किसका मास ज्यादा है, अर्थ का मास ज्यादा है। तो अर्थ जो है वो ज्यादा फोर्स लगाएगी किसके ऊपर, एप्पल के ऊपर। ओके तो वो हम इसी वजह से क्या होता है कि जो एप्पल जो होती है वो हमेशा नीचे की तरफ गिरती है या अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो यही इसका रीजन है। if the mass of an apple is negligibly small कंपेयर टू दैट ऑफ द अर्थ। तो इसकी वजह से जो मतलब बताया ना कि जो एप्पल होता है उसका मास कम होगा, तो उसका जो फोर्स जो होगा वो मतलब क्या होगा, कम होगा किसके कंपेरेटिवली, अर्थ के कंपेरेटिवली। सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स द एप्पल, इसीलिए हम अर्थ को एप्पल की तरफ मूव करते हुए नहीं देख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। इसको आप कौन से लॉ से प्रूफ करेंगे, सेकंड लॉ से प्रूफ करेंगे जो होता है एफ इक्वल टू एम ए के हिसाब से। क्लियर। अब ये है कि एक्सटेंड द सेम आर्ग्यूमेंट फॉर व्हाई द अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड्स द मून। और इसी तरीके से मतलब ये जो मतलब कहने का मतलब होता है कि जो अर्थ जो होती है, इसी तरीके से जो अर्थ होती है वो मून की तरफ जो होती है वो अट्रैक्ट नहीं होती है। ओके तो कहने का मतलब इसमें भी क्या हो गया कि जो अर्थ होगा उसका मास ज्यादा है, वही क्या करेगी, मून को अट्रैक्ट करेगी, वही सेंट्रीपिटल फोर्स से क्या करेगी, मून को सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करने के लिए क्या करेगी, मतलब उसको उसकी वजह से वो सब सर्कुलर मोशन होगा उसका। ओके इन अवर सोलर सिस्टम ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही हमारे सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्लियर। तो इसका रीजन भी क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। बाय आर्ग्यूइंग द सेम वे वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट अ फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट। मतलब हम इन सब से क्या कह सकते हैं कि सन और प्लैनेट के बीच में क्या होता है, एक फोर्स जो है वो मतलब लगता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, वो सन जो होता है उन प्लैनेट्स को क्या करता है, अपनी तरफ क्या करता है, एक फोर्स लगाता है, और उस फोर्स की वजह से सारे प्लैनेट जो होते हैं वो सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करते हैं, मूव करते हैं। From the above fact, Newton concluded the lot of not only does the Earth attract an apple and the moon, all the objects in the universe attract each other। मतलब न्यूटन ने ये बताया कि मतलब ये जो कंक्लूजन है वो न केवल हाँ मतलब किसी एप्पल के ऊपर या किसी मून के ऊपर लगता है, बल्कि ये सारा जो फोर्स जो है वो यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सभी ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स लगता है,
और उस फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, दिस फोर्स इज अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कुल मिला के हमने समझा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा होता है जो कि क्या होता है कि जिसके अंदर क्या होता है कि यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और उसी की वजह से जो है लाइफ जो है वो सरवाइव करती है। ओके, इस पिक्चर्स में आप देख रहे हैं कि ये न्यूटन जो है वो साइंटिस्ट हैं, जिन जो क्या है एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, और उन्होंने क्या देखा कि जो एप्पल जो है वो क्या है, टूट के क्या है नीचे की तरफ क्या हो रही है, गिर रही है। तो उन्होंने मतलब इसके बारे में सोचा था कि मतलब जो एप्पल्स जो होती है वो मतलब नीचे की तरफ ही क्यों गिरती है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं फ्लाई करती है। तो इसका रीजन उन्होंने बताया था कि फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स डाउनवर्ड इज ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा नीचे की तरफ ही क्यों गिरता है, तो उसका रीजन उन्होंने बताया था कि जो अर्थ जो होती है वो क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाती है, एक फोर्स लगाती है। ओके, तो उस फोर्स की वजह से जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा, अगर उसको आप ऊपर फेंकेंगे तो वो हमेशा ऊपर से वापस की क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा। ओके, तो इसी तरीके से उन्होंने इसको एप्पल के एग्जांपल से समझाया था कि जो एप्पल भी जो होती है वो हमेशा पेड़ से गिरकर टूटकर हमेशा नीचे की तरफ इसलिए करती है क्योंकि जो अर्थ जो होती है वो उस एप्पल के ऊपर क्या लगाती है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगाती है, और उसी अट्रैक्शन की फोर्स की वजह से वो एप्पल अर्थ की तरफ गिरती है, और इस फोर्स को हम बोलते हैं अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसको हम बोलते हैं अर्थ की ग्रेविटी। ओके, तो मतलब अर्थ की ग्रेविटी की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा अर्थ की तरफ मतलब नीचे की तरफ ही क्या करता है, गिरता है। क्लियर। अब इस पिक्चर्स में आप समझेंगे कि जैसे एप्पल मतलब नीचे की तरफ अट्रैक्ट होती है क्योंकि जो अर्थ होती है वो उस एप्पल के ऊपर क्या लगा रही है, अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है। तो क्या एप्पल भी उस अर्थ के ऊपर क्या लगाती है, अट्रैक्शन फोर्स लगाती है। तो ऑब्वियसली लगाती है, मतलब न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग मतलब यदि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उसके अपोजिट में वो दूसरा जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो भी उसके मतलब बदले में क्या लगाएगा, एक फोर्स जो होगा वो अप्लाई करेगा। लेकिन उसका फोर्स मतलब कौन से ऑब्जेक्ट का फोर्स जो होगा ज्यादा पावरफुल होगा, तो उसको न्यूटन ने सेकंड लॉ से समझाया था कि जिसका मास ज्यादा होता है, ओके, जिसका मास ज्यादा होगा वो क्या होगा, उसका ही फोर्स जो होगा वो क्या होगा, मतलब क्या होगा, ज्यादा पावरफुल होगा। क्लियर। तो मतलब इस कंडीशन में आप देखेंगे कि जो अर्थ जो एप्पल है और अर्थ है तो दोनों में से किसका मास ज्यादा है, ऑब्वियसली अर्थ का मास ज्यादा है। तो मतलब जिसका मास ज्यादा होगा तो उसका वो ही ज्यादा क्या करेगी, फोर्स लगाएगी। मतलब कुल मिला के जो अर्थ का जो फोर्स है वो एप्पल के फोर्स से बहुत गुना ज्यादा है क्योंकि उसका मास जो होता है उसके कंपेरेटिवली बहुत बहुत ज्यादा है। मतलब हम यहाँ समझ लो कि जो एप्पल का जो मास है उसको आप नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा मतलब उसका मास है, मतलब कहने का मतलब उसका मास अर्थ के कंपेरेटिवली नहीं के बराबर है। ओके, इसीलिए जो एप्पल्स जो होती है वो हमेशा क्या होती है, अर्थ की तरफ ही क्या होती है, गिरती है। तो इसका जो फॉर्मूला है ना F=ma, ये यही प्रूफ करता है कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका फोर्स ज्यादा होगा। मतलब इस कंडीशन में क्या है, अर्थ का मास ज्यादा है तो वो एप्पल पे ज्यादा फोर्स लगाती है, इसलिए एप्पल्स जो होती है वो नीचे की तरफ क्या करती है, गिरती है। क्लियर। अब हम ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसको हम इस पिक्चर्स में समझेंगे। इस पिक्चर्स में ये बताया गया है कि जो हर ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या करते हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। ये दो ऑब्जेक्ट हैं तो ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4। ओके, तो इसके अंदर ये बताया गया है कि आप देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट 1 है वो 2 पे फोर्स लगा रहा है, 2 है जो 1 पे फोर्स लगा रहा है। क्लियर। इसी तरीके से ये जो 1 है ये 3 ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, और जो 3 वाला है वो भी 1 पे फोर्स लगा रहा है। इसी तरीके से जो 4th वाला ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर 3 भी फोर्स लगाएगा और 4 भी 3 पे लगाएगा। क्लियर। तो इस पिक्चर्स में ये समझाया गया है। कुल मिला के इसमें ये बताया गया है कि हर ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अगर इस ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है Fg=G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ओके,
तो इसको इससे बताया गया है। और इसके अंदर ये भी चीज समझाई गई है कि यदि इस यूनिवर्स में एक ही ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा कि कोई भी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर क्या होना जरूरी है कि एक से मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर एक ही ऑब्जेक्ट होगा तो मतलब कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा। ओके, अब देखेंगे आप, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है। ओके, ये उसका सेंटर है। मतलब ये कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ओके, ये इसका सेंटर है। और जैसे आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है ना, तो इसका जो रीजन जो है वो क्या है मेन, कि ये जो सेंटर्स जो है वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या है, एक फोर्स जो है वो लगा रही है। ओके, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ओके, इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही ये ऑब्जेक्ट जो होता है वो सर्कुलर पाथ के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज ये है कि जब जब जैसे जैसे आप देखेंगे ना कि मतलब ये सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही है, तो इसका जो डायरेक्शन जो है वो चेंज होता जा रहा है। आप देखो ये डायरेक्शन इधर की तरफ हो गया है। फिर आप देखेंगे कि जैसे ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे आता है तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया है, नीचे की तरफ हो जाएगा। ओके, फिर आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आता है तो इसका जो डायरेक्शन है वो कैसा हो जाता है, मतलब इधर राइट हैंड साइड की तरफ हो जाता है। क्लियर। और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे जब ये पहुंचता है ऑब्जेक्ट, तो इसका जो डायरेक्शन जो है वो क्या हो रहा है, मतलब अपवर्ड साइड में हो गया है। ओके, तो जब जैसे ही इनका जो डायरेक्शन जब इनको चेंज करनी होती है, तो इस ऑब्जेक्ट का जो स्पीड जो होता है वो भी उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, चेंजेस आते हैं। मतलब उसकी जो वेलोसिटी जो होती है वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होती है, चेंजेस होती जा रही है। ओके, तो जैसे ही वेलोसिटी के अंदर चेंजेस आता है तो उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, एक्सीलरेशन जो होता है वो डेवलप होता है। एक्सीलरेशन तभी प्रोड्यूस होगा जब उसकी स्पीड या फिर जो वेलोसिटी जो होती है उसके अंदर क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। क्लियर। अब आपको यहाँ पे बताया गया है कि जैसे ये है अर्थ। ओके, तो आप देखेंगे कि इसके चारों तरफ कोई ऑब्जेक्ट जो है सपोज मूव कर रहा है। ओके, ये अर्थ ले ली और आप इसको मून मान सकते हैं। ओके, तो जो अर्थ जो होती है वो मून के ऊपर क्या करती है, एक फोर्स लगाती है। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो सेंटर में जो भी चीज है वो क्या कर रही है, मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रही है, एक फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से क्या कर रहा है, वो सर्कुलर पाथ के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ओके, और इस सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करने की वजह से क्या होता है कि इसका डायरेक्शन भी चेंज होता है ऑब्जेक्ट का, और डायरेक्शन चेंज होता है तो उसकी जो वेलोसिटी है, उसका जो स्पीड है वो चेंजेस होगा। उसकी वजह से जो होगा इसके अंदर एक्सेलरेशन जो होता है वो डेवलप होता है। क्लियर। तो मतलब कुल मिला के यहाँ पे ये समझाया गया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है उसकी वजह से ही क्या होते हैं, जो मून जो होता है वो अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। ओके, और इसके अंदर जो सेंटर में जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मतलब अगर कोई सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब अंदर की तरफ फोर्स लगाती है, उसकी वजह से सर्कुलर मोशंस होता है। क्लियर। अब आप यहाँ पे बहुत अच्छे से देख सकते हैं, इस एनिमेशन इफेक्ट से देख रहे होंगे ना कि जैसे सन है, इसके चारों तरफ क्या घूम रही है, ये अर्थ घूम रही है। ओके, तो ये जो सन जो है वो इस अर्थ के ऊपर क्या लगा रही है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है, और जिसकी वजह से ये अर्थ जो होती है वो सन के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करती है। इसी को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन पुटअप होना चाहिए कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट, ओके, यदि उसके सेंटर से यदि उसको कोई फोर्स जो है अगर अट्रैक्ट करता है तो उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो मतलब अब यहाँ पे देखेंगे कि ये सेंटर में मतलब कोई भी मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इस कार को क्या कर रहा है, अपने सेंटर की तरफ क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है। ओके, जब भी कार जो होगी ना वो अगर सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करती है तो एक सेंटर से उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो मतलब इस कार को अगर सेंटर से कोई अट्रैक्ट कर रहा है तो उस कार को सेंटर के अंदर आके गिर जाना चाहिए था ना, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है कि वो मतलब सेंटर में आके गिरती है, क्योंकि मतलब एक सेंटर से एक फोर्स लग रहा है तो उसको सेंटर में आके गिर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो कंटिन्यूअसली एक सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करती है, मूव करती थी। तो इसका रीजन ये होता है कि जिस तरीके से
सेंटर से इस कार के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, उसी तरीके से इस कार के ऊपर मतलब बाहर की जो बाहर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, वो भी इस कार के ऊपर क्या लगाते हैं, एक फोर्स जो होते हैं उसको लगाते हैं, और उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सेंटर मतलब क्या होता है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं। इसीलिए जो कार है या कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो सर्कुलर मोशंस जो होता है वो शो करता है। यदि इन दोनों फोर्स के अंदर जो भी फोर्स ज्यादा इफेक्टिव होगा उसके अकॉर्डिंग ही वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसका मूवमेंट जो है वो ज्यादा हो जाएगा। अगर आप बोले कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो कंपैरेटिवली सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा है, तो ये कार जो है वो बाहर की तरफ मतलब गिर जाएगी। ओके, यदि आप बोले कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से क्या है, ज्यादा है, तो ये कार जो है वो अंदर गिर जाएगी। लेकिन यदि कोई कार सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर रही है तो उसका जो रीजन है कि उसके ऊपर जो मतलब अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है और जो बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, वो दोनों फोर्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं और लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो सर्कुलर मोशंस के अंदर मतलब क्या करता है, मूवमेंट कर पाता है। ओके, तो इसके दो मेन फैक्टर्स हो गए हैं। ओके, अब आप ये यही देख लीजिए, ये सन है, इसके चारों तरफ अर्थ जो है मतलब और एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर क्या कर रही है, मूव कर रही है। सन जो है वो अर्थ के ऊपर क्या लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। ओके, मतलब ग्रेविटेशनल मतलब ये सेंटर में कौन है, सन, और ये अर्थ है। ओके, सेंटर में सन जो है वो अर्थ के ऊपर क्या कर रही है, एक फोर्स लगा रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन इस अर्थ को जो होते हैं इसके चारों तरफ जितने भी प्लैनेट्स हैं और वो दूसरे भी मतलब जितने भी दूसरे ऑब्जेक्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर एक और फोर्स लगा रहे हैं, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। जब तक ये सेंट्रीपिटल फोर्स और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड में होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो तभी ये जो अर्थ होगी वो क्या करेगी, सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करेगी, मूव कर पाएगी। ओके, और इसके सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करने से क्या होगा कि उसके अंदर डायरेक्शन चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसके अंदर वेलोसिटी चेंजेस आएंगे, और वेलोसिटी से क्या होगा, एक्सेलरेशन जो होगा वो डेवलप होगा। तो इस तरीके से मतलब यदि किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट को यदि सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करना है तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। आपकी बुक के अंदर अभी सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या बताया गया है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में इतना नहीं बताया गया है, तो आपको इसको फिर भी समझना आपको बहुत जरूरी है। अब इसी तरीके से आप इस एनिमेशन मतलब ये जो GIF है उसे बहुत समझ सकते हैं। जैसे ये आप देखेंगे कि ये सन है, तो अर्थ जो है वो उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही है। फिर ये जो अर्थ है उसके चारों तरफ जो है मून जो है वो क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है। तो इसका रीजन सिर्फ जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही क्या होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करता है, मूव करता है। क्लियर। अब इसी तरीके से ये हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम है, बीच में है सन, इसके चारों तरफ है मतलब जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो सारे, और वो सारे भी प्लैनेट्स जो होते हैं वो एक सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्लियर। तो मतलब इसमें यही समझाया गया है कि मतलब जो ये बीच में जो सन जो होती है वो इन सभी प्लैनेट्स के ऊपर क्या करती है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा के रखती है, और इस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ही क्या होते हैं, सारे प्लैनेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं मतलब सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करते हैं, मूव कर पाते हैं। तो आपने इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स वो होता है जो किसी मतलब कोई ऑब्जेक्ट यदि सर्कुलर मोशन के अंदर मूव करता है तो उसको उसके मूवमेंट को बनाए रखने के लिए एक सेंटर से क्या लगता है, उस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस बेल को हिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।